देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से सभी कार्यकर्ता, सभी नेता एकजुट होकर पार्टी के काम को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। पहले भी मैं बताया अरुण साहू जी, मोदी का असर उनके कम हो गया, इस कारण से योगी के रास्ते भी चलना चाह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी खुद स्वीकार कर चुके हैं कि अब मोदी का असर कम होते जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा खास है जो कि छत्तीसगढ़ के राजनीतिक भविष्य से जुड़ा हुआ है। जी हां, राजनीति में लीडरशिप काफी महत्व रखती है और उसके आधार पर कई बार दिशा और दशा भी तय होती है। लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में राजनीतिक नेतृत्व क्या होगा, इसको लेकर थोड़ा संशय है, क्योंकि बीजेपी ने केंद्रीय स्तर पर अब एक रणनीति बना ली है जिसका खुलासा हुआ है और 5 राज्य जहां पर चुनाव होने हैं वहां पर बीजेपी ने कोई चेहरा आगे करने का फैसला नहीं लिया है, यानी कोई चेहरा सामने नहीं होगा। और ऐसे में बीजेपी कैसे चुनाव लड़ेगी और इसको जो विपक्ष है, जो विपक्षी कांग्रेस है, वो किस ढंग से देखती है, इसी पर आज हमारा ये मुद्दा केंद्रित है। इसी पर आज हम बात करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं अभय राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा भाजपा का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक बजाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं संजू वर्मा जी। तो जैसा कि मैंने बताया कि बीजेपी ने एक नई रणनीति बना ली है, कोई चेहरा नहीं आगे होगा, एक व्यक्ति पर निर्भरता नहीं होगी, सामूहिक नेतृत्व पर लड़ा जाएगा। जैसे ही ये बात बीजेपी की ओर से आई, कांग्रेस ने मुद्दा लपक लिया और बताने में गुरेज नहीं की कि किसी का चेहरा काम ही नहीं आ रहा है और इसीलिए बीजेपी ने ये रणनीति अपनाई है। भूपेश बघेल एक कदम आगे बढ़कर मोदी के चेहरे का भी नाम और काम नहीं चलने की बात कह रहे हैं। सबसे पहले अशोक बजाज जी की ओर चलते हैं और उनसे जान लेते हैं, बाकी 4 राज्यों को छोड़ भी दे तो जिन 5 राज्यों में है उसमें छत्तीसगढ़ भी है। बजाज जी, चेहरा आगे करने से क्यों डर रहे हैं आप लोग? क्या चेहरा नहीं है आप लोगों के पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पे काम करती है और चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड जो निर्णय लेगा उसके आधार पे आगे सरकार चलेगी। अभी सामूहिक नेतृत्व पर लड़ने की बात को हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी ने बताया है और ये सामूहिक नेतृत्व हमारे यहाँ है। ये कांग्रेस वाले आलोचना जरूर कर रहे हैं, लेकिन पिछला 2018 का चुनाव था, उस 2018 चुनाव में कांग्रेस ने किसको नेता चुना था? वहाँ तो चर्चा लोग दावेदार थे, 2.5 साल की बात आई थी। लेकिन क्या हुआ? आखिर नेतृत्व के मामले में कांग्रेस तो उलझी हुई पूरी तरह, आज भी उलझी है। क्या अभी भी ये बता दे कि अगली बार इस चुनाव में क्या भूपेश बघेल चेहरा होंगे क्या? ये कांग्रेस को भी डिक्लेयर करना चाहिए। नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन जब जनता तय करती है, वो सामने देखती है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं सामने, कोई एक आदमी सामने आए जिसके आधार पर पसंद नापसंद तय हो, तो ऐसे में नुकसान नहीं हो जाएगा आप लोगों को चुनाव में जब जाएंगे कि कोई चेहरा सामने ही नहीं है, किसके आधार पर वोट करें? देखिए, चुनाव मुद्दे पर होगा। भारतीय जनता पार्टी के को पुनः स्थापित करने के लिए लोग मतदान करेंगे। 5 साल से इस सरकार से लोग ऊब गए हैं, वादा खिलाफी ऊब गए हैं और जिस तरह से अराजकता बढ़ रही है, अन्याय बढ़ गया है, जिस तरह से यहाँ पर गुंडागर्दी हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, हत्याएं हो रही है, इसके कारण जनता अब फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए ललायित है और इसके लिए कोई चेहरे की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये अंतिम रूप से तय है। ठीक है, चलिए, बीजेपी तो शायद मान के चल रही है कि चेहरा आगे नहीं करने से ज्यादा फायदे हैं, शायद इसलिए उन्होंने ये रणनीति बनाई है। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन कांग्रेस क्या सोचती है? अभय राय जी हमारे साथ हैं। अभय राय जी, आप लोग जो 2018 में करते आए थे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वही कुछ बीजेपी भी करने जा रही है, तो गलत क्या है इसमें? देखिए, गलत और सही का प्रश्न नहीं है। हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से तय करता है कि उसका एजेंडा क्या होगा, उनका नेता कौन होगा, वो चुनाव किन मुद्दों पे लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में जो संकट है वो है कि छत्तीसगढ़ में लगातार परिवर्तन करने के बाद भी कोई भी एक चेहरा ये डेवलप नहीं कर पाए। आज अरुण साहू जी और नारायण चंदेल जी, इनको अगर आप चेहरा माने तो इनको पहचान का संकट है। इनको बस्तर में, सरगुजा में कोई जानता नहीं, तो बिलासपुर के सांसद के रूप में
और चापा के विधायक के रूप में पहचान होती है। प्रदेश स्तर पे कोई काम नहीं, न कभी इससे पहले संगठन में कोई काम इनका दिखता है सिवाय सांसद और विधायक बनने के। रमन सिंह के चेहरे की बात करें तो रमन सिंह के चेहरे को जनता ने न केवल हराया है बल्कि नकारा है, 14 सीट पे सिमट दिया है। तो उसको बीजेपी आज डर रही है, लेकिन वही रमन सिंह बार बार ट्वीट करते हैं, बार बार सामने आते हैं। कोई भी धरना प्रदर्शन हो रमन सिंह के बिना होता नहीं। लेकिन हाईकमान की तकलीफ ये है, भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ है स्थानीय कार्यकर्ताओं की, तो रमन सिंह को चेहरा नहीं चाहते। तो वो चेहरा उनके पास है ही नहीं है, तय करने का सवाल ही नहीं। और नरेंद्र मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा करते थे। पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी के नाम पे भाजपा हार गई, कर्नाटक में भाजपा हार गई, हिमाचल में भाजपा, जेपी नड्डा वहां के स्थानीय थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वहां भाजपा हार गई। अब ये संकट ऊपर भी खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि वहां लड़ाई चल रही है योगी और मोदी की। योगी कह रहे हैं कि मैं नेता और मोदी कहते हैं कि मैं नेता। वहां भी भाजपा का हाईकमान आरएसएस तय नहीं कर पा रहा है कि किसके चेहरे पे चुनाव लड़े। ये चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और सामूहिक नेतृत्व की बात करेंगे, सामूहिक नेतृत्व नहीं है, यहाँ तो तानाशाही चलती है। हम तो हमारे दो की पार्टी है, अमित शाह नरेंद्र मोदी पूरी पार्टी को चला रहे हैं, पूरे एजेंडे तय कर रहे हैं। वहां कहाँ का सामूहिक नेतृत्व? जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस 18 में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव और प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल, आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, तो हमारी ये टीम सामने रह के चुनाव लड़ेगी। और भूपेश बघेल तो जनता का चेहरा बन चुके हैं, छत्तीसगढ़ की पहचान बन चुके हैं, छत्तीसगढ़ मॉडल का चेहरा बन चुके हैं, कांग्रेस के स्टार प्रचारक बन के दूसरे प्रदेशों में जाके कमान संभाल रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि भूपेश सरकार की योजनाओं, भूपेश सरकार का विकास, तो चेहरा भूपेश बघेल के होगा। लेकिन हाईकमान राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी के तरफ से, सोनिया जी के तरफ से, शैलजा जी यहाँ बैठी हुई हैं। एक सामूहिक नेतृत्व कांग्रेस में भी काम कर रहा है। मंत्रियों, वरिष्ठ मंत्रियों के यहाँ बैठक हो रही है, सामूहिक जवाबदारियां सौंपी जा रही हैं, सामूहिक नेतृत्व में निर्णय लिए जा रहे हैं। लेकिन जनता के बीच अगर कोई चेहरा स्थापित हुआ है इन 4.5 सालों में, तो भूपेश बघेल का चेहरा है। और वो चेहरा केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नक्शे पे स्थापित हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की किसान की योजना के लिए अभी तमिलनाडु से 400 किसान आए थे, उत्तर प्रदेश की टीम आगे गई है गोधन योजना देख के। तो तमाम योजनाएं जो चल रही हैं देश में, चर्चा का विषय है, वो भूपेश बघेल की योजनाएं हैं, कांग्रेस सरकार की योजनाएं हैं। तो कांग्रेस अपने कार्यकर्ता के बल पे, भूपेश सरकार के कार्यों के बल पे, और हमारा नेतृत्व गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी, और उनके दूत के रूप में शैलजा जी यहाँ रहेंगी। एक सामूहिक नेतृत्व का चुनाव होगा। लेकिन भाजपा तो छत्तीसगढ़ में किसी का नाम लेके वोट नहीं मांग सकती। 90 प्रत्याशी खोजे जा रहे हैं। ठीक है, वो जवाब देंगे बजाज जी। ठीक है, ठीक है, हम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। ठीक है, 90 विधायक के प्रत्याशी नहीं मिलते हैं। ठीक है, अब अभय जी आएंगे इस विषय पे, आगे बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, संजीव वर्मा जी, उनके पास चलते हैं। वर्मा जी, दोनों पक्षों की बात सुनी आपने। बीजेपी चाहती है कि ऐसा नहीं लगे कि एक व्यक्ति पर निर्भर है, इसलिए वो सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि भाई इनके पास चेहरे का संकट है, शायद इसलिए इस तरीके की स्थितियां बनी हुई है। क्या लगता है, चेहरा आगे करने से या नहीं करने से फायदा नुकसान किसको क्या? देखिए मोहन भाई, इसमें 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि प्रदेश में अभी तक बीजेपी को ये कहते रहे हैं, कांग्रेस कहती रही है कि आपके पास चेहरा नहीं है, चेहरा नहीं है, चेहरा दिखाइए, चेहरा दिखाइए। तो प्रदेश में एक मुद्दा तो खत्म हो जाता है कि हम सामूहिक नेतृत्व से चुनाव लड़ेंगे, हम चेहरा को सामने नहीं रखेंगे। पहला इस खत्म हो जाता है। दूसरा, इसमें नफा भी है और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आम जनता में एक भ्रम की स्थिति बन जाती है कि भाई इतने सारे नेता हैं। मान लो हम भाजपा की बात करें तो रमन सिंह है, अरुण साव जी हैं, चंदेल जी हैं, विजय बघेल हैं, सरोज पांडे है, मतलब कितने नाम बड़े वरिष्ठ नेता हैं जो इस कतार में। संतोष पांडे जी भी हैं जो मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। तो ये एक बहुत एक लंबी लिस्ट है इसकी। तो लोगों में एक भ्रम की स्थिति बनती है कि हम कौन से चेहरा सामने आएगा मुख्यमंत्री के रूप में, हमारे राज्य को कैसे चलाएगा। लेकिन इसके अलावा एक फायदा भी होता है कि संगठन में गुटबाजी खत्म हो जाती है। लोगों को लगता है कि नहीं यार, अब जो भी बनेगा हमारा आदमी बनेगा।
मतलब सब के सब एक तरह से गुटबाजी से परे हटकर चुनाव में भागीदारी करते हैं। तो ये 2-3 बातें हैं जिसको मेरे को लगता है कि इसी को दृष्टिगत रखते हुए भाजपा ने फैसला किया है कि हम भी किसी के चेहरे को सामने नहीं रखेंगे। चुनाव के बाद जैसी परिस्थितियां बनेगी उस परिस्थिति के अनुरूप हम फैसला लेंगे, और इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। ठीक है, ऐसी कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन इसकी आलोचना बहुत हो रही है, क्योंकि जब आपके पास खिलाड़ियों की कतार हो और उसमें से एक भी कैप्टन नहीं बनाया जाए तो सवाल उठना लाजमी है। बजाज जी, कुछ ऐसी स्थिति है, चलिए प्रदेश के नेता लोगों का चेहरा आगे मत करिए, मोदी जी का चेहरा आगे कर दीजिए, हो सकता है उससे 2-3% वोट आप लोगों के बढ़ जाए, कई राज्यों में आपको फायदा भी मिला है, तो मोदी जी का चेहरा आगे करने से भी क्यों गुरेज कर रहे हैं आप लोग? तिवारी जी, मोदी जी का तो चेहरा पूरा विश्वव्यापी है, पूरे देश में है भाजपा की, और मोदी जी की पहचान तो आज दुनिया में है। लेकिन कांग्रेस में क्या है? ये क्या राहुल गांधी को स्टार प्रचारक बना के बुलाएंगे क्या? बताएं ना। क्या है कि कांग्रेस के पास तो हंटर चलता है, वहाँ हाई कमान जो बोलेगा वही होगा। पंजाब में अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह को 1 मिनट में हटा दिया, और हटा दिया, आखिर कांग्रेस क्या गति हुई? कितने सीटें कांग्रेस को मिली बताइए? आज दुर्गति हो गई। उत्तर प्रदेश में तो 387 सीटों में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, जो अब भूपेश बघेल जी स्टार प्रचारक थे जहाँ। तो कांग्रेस के लिए चेहरे का अकाल कांग्रेस में है, और वहाँ केवल गांधी परिवार 3 लोगों की चलती है, चौथा कोई है नहीं। तीतर के 2 आगे तीतर के 2 पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो यही स्थिति कांग्रेस की है। कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई नेतृत्व तो नहीं है। राहुल गांधी को लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। सारे विपक्षी, अन्य जो विपक्षी पार्टियां और क्षेत्रीय दल है, वो उनको नेता मानने को तैयार नहीं है, और उनकी इस प्रकार की हैसियत देख रहे हैं कि ये नेता हो नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस की हैसियत क्या हो गई आज? इतनी बड़ी कद्दावर पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, क्षेत्रीय दलों से आज हाथ फैलाकर समर्थन मांगने को जुटी है। नई पार्टियों से, क्षेत्रीय पार्टियों से के सामने हाथ पसार रही है। ये कांग्रेस की दीनहीन स्थिति आज हुई है, वो कभी नहीं थी। चेहरे पे आइए, चेहरे पे क्या चेहरा घोषित नहीं करने से आपको लगता है फायदा होगा? निश्चित रूप से फायदा है कि अभी हाईकमान ने, हमारे जो संसदीय कार्य बोर्ड है, इसने इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लिया है। जो भी निर्णय लेगा पार्टी के कार्यकर्ता उस पर चलेंगे। लेकिन आज अगर हम बात कर रहे हैं कांग्रेस में, इनके पास राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा चेहरा, ये बता देना, सामने लाएं और दिखाएं कि क्या स्थिति है। जितना चेहरा इन्होंने अन्य प्रदेशों में आजमाया है, सब जगह इनका चेहरा फेल हो गया। माने केवल 12 सीटों में जमानत बची है, 2 उम्मीदवार जीते हैं, 397 उम्मीदवार इन्होंने खड़े किए थे। ठीक है, 397 में केवल 2 जीते। इसके बाद भी अहंकार कर रहे हैं। अभय जी, बीजेपी का तर्क आपने सुना, ये विधानसभा चुनाव में चेहरा आगे नहीं करेंगे, चलिए ये मान लेते हैं, लेकिन इसको चैलेंज के रूप में भी तो आप लोग देखिए, किसी एक चेहरे पे आपको टारगेट होकर हमला आप नहीं कर पाएंगे। इनके यहाँ चेहरा अरुण साव भी हैं, सांसदों में विजय बघेल भी हैं, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष चंदेल भी हैं, ऐसे कई चेहरे रहेंगे, तो टारगेट आप लोग नहीं कर पाएंगे। सामूहिक रूप से ये लड़ने आ गए सामने। मोहन जी, 2018 में हम 15 साल के रमन सिंह के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, उनके मंत्रियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, कमीशन खोरी के खिलाफ लड़े, तमाम प्रकार के घोटालों के खिलाफ लड़े, और जनता ने हमको बम्पर बहुमत दी। अब 2023 में तो हम अपने काम के बल पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो हमने कहा वो हमने किया। भूपेश है तो भरोसा है। हमने जो योजनाएं चलाई, योजनाओं का जो लाभ छत्तीसगढ़ को हुआ, छत्तीसगढ़ मॉडल जो हिंदुस्तान में स्थापित हुआ, हम तो उस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के एक भी घोटाला आप सामने ला पाए क्या? एक भी घोटाला आप सामने ला पाए क्या? केवल प्रोपेगेंडा करके एक लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने का काम आपने किया। चुनाव कांग्रेस 4-5 सीटों से पीछे रहा करती थी, लेकिन यहाँ तो 14 पे आप आके दिखते हैं, फिर भी ये उनके आपने एक घोटाला सामने लाया क्या आज तक?
आप ये बताइए, कोई इतने बड़े जांच बनाए, SIT गठित किया, दुनिया भर प्रोपेगेंडा किया, हवा तैयार किया, एक झूठ को बार बार बोलना, जोर जोर से बोलना, मिलकर बोलना और उस प्रोपेगेंडा करना, बदनाम करना, और एक लोकप्रिय सरकार जो काम कर रही थी, जिसने 1 रुपए किलो में चावल दिया, जिसने 0% ब्याज पर किसानों को ऋण दिया, जिसने गांव गांव में सड़कों की जाल बिछाई, जिसने गांव गांव में विकास की नई धारा बहाई, ऐसी सरकार को प्रोपेगेंडा करके आपने बदनाम किया। और ये इसी का परिणाम है। जनता समझ गई, आपके वादों को समझ गई, आपने जिस तरह से लोगों को गुमराह किया है, इसको भी जनता समझ चुकी है। कांग्रेस की कलाई खुल गई है। चुनौती के में आई है, ये चुनौती है कि नहीं है, इसको चुनौती मानते हैं क्या? कर्नाटक के तो नेता बन नहीं पाए, हिमाचल के नेता तो बन नहीं पाए, पश्चिम बंगाल के तो नेता बन नहीं पाए, वो दुनिया के नेता कब से हो गए? भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनका मान सम्मान है, नरेंद्र मोदी के रूप में कोई सम्मान नहीं है। वो प्रधानमंत्री हैं। आपको गर्व करना चाहिए कि देश का एक स्थापित किया था नागरिक को आज दुनिया भर के लोग एक नेतृत्व के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं, उनकी नीतियों को मार रहे हैं, मुश्किलों में उनसे सहारा ले रहे हैं और समस्याओं के निराकरण के लिए उनसे सुझाव ले रहे हैं। ऐसे कद्दावर नेता हमारे देश में हैं, इस बात का आपको गर्व होना चाहिए। ठीक है, और जो गर्व नहीं कर रहे हैं, चलिए आएंगे। हम इस मुद्दे पे उलझना नहीं चाहते, हम राजनीति को समझना चाहते हैं। मुद्दों पे फोकस करने की बात है, चेहरे वाले बात को अगर साइड कर लें। चलते हैं वर्मा जी के पास। वर्मा जी, चेहरा तो चलिए बाद में देर सवेर सामने आएगा, और जो चेहरे सामने हैं वो तो दिख भी रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं, मुद्दों पे फोकस का कितना फायदा होगा राजनीतिक लड़ाई में या 2023 चुनाव में? अगर मुद्दों के फोकस पर अगर ये चुनाव होता है तो क्या देखते हैं आप, किसको फायदा मिल सकता है? देखिए, चुनाव हमेशा मुद्दों पे ही लड़ा जाता है, चुनाव चेहरों पे नहीं होता है। चेहरे तो दिखाए जाते हैं कि हमारा ये सीएम का चेहरा है, फेस है, नेता का चेहरा है, ये दिखाया जाता है, लेकिन मुद्दों पे आधारित ही चुनाव लड़ी जाती है। कोई भी चुनाव हो, चाहे आप कर्नाटक का भी उदाहरण देख लिए, वहां भी मुद्दों के आधार पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ी थी। वहां जो कर्नाटक में जीत हुई है वो 2 चेहरे थे, वहां सिद्धरामैया का था और उसका शिव कुमार दोनों के चेहरे थे। जहां तक ये सवाल है छत्तीसगढ़ की परिस्थितियां अलग है। छत्तीसगढ़ में मुद्दों पे आधारित ही चुनाव लड़े जाने चाहिए और भाजपा को एक अच्छे मुद्दे चाहिए, नए मुद्दे की तलाश है अभी उनको। बहरहाल हम बात कर रहे हैं यहाँ चेहरे की, तो लोकतंत्र में चेहरा भी अपरिहार्य है। बिना चेहरे के आप चुनाव नहीं लड़ सकते। हमारे पास कई उदाहरण हैं ऐसे। अभी बात चल रही कि पिछला चुनाव कांग्रेस ने बिना चेहरे के लड़ी, सामूहिक नेतृत्व पे लड़ी, लेकिन कांग्रेस के पास 2 चेहरे थे, भूपेश बघेल और TS बाबा, और 2 चेहरे में जनता जानती थी कि एक सीएम बनेंगे। जनता के पास 2 चेहरे थे और जनता दोनों को देख के मतदान किया, किसी एक को देख के नहीं किया था मतदान। तो 2 चेहरे थे और जनता को मालूम था कि दोनों चेहरे में से एक सीएम बनेंगे। भाजपा को भी चाहिए कि कम से कम वो चेहरे नहीं तो मोदी जी का चेहरा बताए, अमित शाह के जी चेहरा बताए, जो भी है चेहरा बताना चाहिए। क्योंकि स्थानीय मुद्दे यहाँ हावी होते हैं, जो लोक विधानसभा चुनाव होते हैं वो स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं और उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाता है। तो स्थानीय नेता का महत्व रहता है यहाँ। बेशक लोकसभा चुनाव में मोदी जी चेहरे और मोदी के मुकाबले में भी कोई चेहरा नहीं दिखता है, ये लोकसभा चुनाव में। लेकिन जहां तक स्थानीय चुनाव होते हैं, जो विधानसभा के चुनाव आते हैं, तो लोग स्थानीय चेहरे को तलाशते हैं, स्थानीय स्तर पे तलाशते हैं। यदि एक स्वाभाविक एक छोटा सा उदाहरण दें कि एक विधानसभा के चुनाव में यदि बाहरी व्यक्ति को वहां टिकट दे दी जाए तो वहां बवाल हो जाता है, स्वयं उसके पार्टी के कार्यकर्ता बोलने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चेहरा बनना चाहिए। ठीक है, चलिए, चेहरा अगर महत्वपूर्ण है भी मुद्दों के बराबर, उसको भी महत्व दिया जाता है। तो एक एक करके पूछ लेते हैं। कांग्रेस से अगर बात करें तो कांग्रेस भी तो अपने पत्ते नहीं खोलती, हर बार आला कमान के ऊपर डाल देती है। कांग्रेस में भी क्या कौन चेहरा आगे है अभय जी? देखिए, मैंने कहा कि पिछले 18 के चुनाव में भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और TS सिंहदेव जी नेता प्रतिपक्ष थे। उसके अलावा चरणदास महंत जी, ताम्रध्वज साहू जी, रवींद्र चौबे जी, तमाम वरिष्ठ नेता, मोहम्मद अकबर, तमाम लोग एक टीम में काम कर रहे थे। पुनिया जी
हमारे प्रभारी थे। आज 2023 में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, आज टी.एस. सिंहदेव जी, ताम्रध्वज साहू जी, चरणदास मान जी, तमाम हमारे बड़े नेता एकजुट होकर एक मंच पर आकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं, भाजपा से मुकाबला करेंगे और 23 दिन 24 की तैयारी भी कर रहे हैं। और चेहरा और काम का सवाल है तो भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरह 4.5 साल काम किए हैं, जिस तरह छत्तीसगढ़ मॉडल को स्थापित किए हैं, तो अपने आप चेहरा स्थापित होता है। हमारा मुद्दा रहेगा 15 साल का भ्रष्टाचार और 4.5 साल के विकास। हमारा मुद्दा रहेगा 15 साल में छत्तीसगढ़ को ये कहाँ पहुंचा दिए थे और 4.5 साल में इस 5 साल में छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान, छत्तीसगढ़िया संस्कृति, छत्तीसगढ़िया खान पान, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक और आज छत्तीसगढ़ मॉडल, चाहे गोधन न्याय योजना की बात करें, किसान न्याय योजना की बात करें, निराश्रित श्रमिकों को पैसा देने की बात करें, नल जल की योजना की बात करें, सबको मकान और सबको घर देने की बात करें, बेरोजगारी भत्ता देने की बात करें, 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की बात करें, ये तमाम चीजें हमारा चेहरा है। हम तो 15 साल का भ्रष्टाचार और अपने 5 साल के विकास को लेकर मैदान में जाएंगे और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, माथुर साहब, सब लोग आए, सबका छत्तीसगढ़ में स्वागत है। लेकिन जनता जानती है कि छत्तीसगढ़ का विकास किसके हाथों में होना है और जिस तरह 18 में उन्होंने विकास की चाबी हमको सौंपी थी, 23 में पुनः सौंपेंगे और इस बार तो लोकसभा में भी हमारे 11 के 11 सांसद जाएंगे। ठीक है, चलिए, कांग्रेस तो मंसूबे बना रही है, लेकिन उनकी ओर से चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आगे हैं, उनका काम आगे है, नाम और काम दोनों है कांग्रेस के पास। बजाज जी, इन दोनों बातों की निर्भरता भूपेश पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक नारे के रूप में कांग्रेस पेश कर रही है कि भूपेश है तो भरोसा है। इस भरोसे कांग्रेस आगे बढ़ रही है। भरोसे का तोड़ क्या है आप लोग के पास? कांग्रेस को भूपेश पर भरोसा हो सकता है, वो जनता को भरोसा की बात कर रहे हैं। जनता को कहाँ भरोसा है? जनता का भरोसा टूट गया है। इन लोगों ने जिस ढंग से नशाबंदी की बात करी उसमें मुकर गए और अब दारू पीने छोड़ो ऐसा बोल रहे हैं। यही बात तो हम भी बोल रहे थे कि लोगों को नशा छोड़ो, नशा है खराब, जन पियो शराब। हम भी यही बोलते थे, यही अभियान चलाया था हमने अभियान भी चलाया और चला रहे। लेकिन जब हम ये बात बोलते थे तब आपको लगता था कि ये लोग दोहरी बात कर रहे हैं। लेकिन आज उसी बात पर आए, भूपेश बघेल भी वहीं पहुंचे जहां हम थे। तो कुल मिलाकर वादा खिलाफी है। जनता का भरोसा टूट गया, बेरोजगारों का भरोसा टूट गया, किसानों का भरोसा टूट चुका है, अधिकारियों कर्मचारी लोग रोज सड़क पे आ रहे हैं, उनका भरोसा टूट चुका है। आखिर भरोसा किसका बचा है? और आपके कांग्रेस कार्यकर्ता भी भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो भूपेश बघेल को ये बोलना पड़ा कि को जो लोग चूक गए थे इस बार, उन लोग अगली बार जो है हम निगम आयोग में बनाएंगे। इसका मतलब है कि कांग्रेस के अंदर भी भूपेश वो भरोसा नहीं है। ये बात इससे पर चेहरा तो दिखा दे रहे हैं, चलो भरोसा रहे नहीं रहे जनता तय करेगी, लेकिन सामने तो किया उन्होंने। आप तो 90 की 90 नई टिकट देने की बात कर रहे हैं। आपको बृजमोहन में भरोसा नहीं है, आपको अजय चंद्राकर में भरोसा नहीं है, 90 की 90 नहीं खोज रहे हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी को मतदाताओं पर पूरा भरोसा है और मतदाता जिस तरह से 5 साल तंगहाल रही और जिस तरह से परेशान रही और जिस तरह से भय का वातावरण पूरे छत्तीसगढ़ में है, जिस तरह से जान की असुरक्षा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है मतदाताओं के ऊपर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत लेकर आएगी। ठीक है, नहीं ये कह रहे हैं कि आप लोगों को अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है, इसलिए टिकट भी बदल रहे हैं, चेहरा भी आगे नहीं कर रहे। ये सवाल बार बार बीजेपी से पूछा जाता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने साफ साफ कह दिया है कि हमारा नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व में काम कर रहे हैं और समय आएगा संसदीय बोर्ड और हमारे वरिष्ठ नेता लोग तय करेंगे। नहीं, टिकट बदलने का क्या उचित है? चेहरा कहाँ भरोसा? टिकट तो हर बार बदलते हैं, कुछ टिकट बार बार रिपीट थोड़ी होते हैं। कुछ हर चुनाव में हर पार्टी के टिकट बदलते हैं, थोड़ा थोड़ा 10%, 15% हर पार्टी करती है। इसमें नई बात कौन सी है?
और अभी तो एक बार क्या होगा आने वाले समय में ये तो हमारी चुनाव समिति तय करेगी। पार्टी का एक सिस्टम है और जीतने योग्य प्रत्याशियों को दिया जाएगा। आज तो भूपेश कांग्रेस की हालत क्या है, केवल अकेले भूपेश बघेल बोल रहे हैं, सारे मंत्री मौन है, माने उनके कदम से कदम मिलाकर खड़े भी नहीं हो रहे, माने सामूहिकता की कई बातें नहीं है, सब अलग थलग हो गए। ठीक है, चलिए अलग थलग हैं कि नहीं है, एक विश्लेषण हम ले लेते हैं वर्मा जी से। वर्मा जी, ये एक तरीके का ऐसा फार्मूला है जो कि कई सालों से इस्तेमाल होता है, खास तौर पर जहां पर विपक्ष में जो पार्टियां होती है वो सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ती है। मध्य प्रदेश को छोड़ दें तो बाकी जगह गैर भाजपाई राज्य है, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़। ऐसे में इन राज्यों में ये फार्मूला कितना काम कर सकता है, इस फार्मूले का फायदा होगा क्या? देखिए, ये फायदा होगा या नुकसान होगा ये तो भविष्य में है, चुनाव नतीजे तय करते हैं। लेकिन वर्तमान में ये देखना होगा कि जो पुरानी परंपरा है, कांग्रेस की परंपरा रही है कि कांग्रेस कभी भी चेहरे सामने नहीं लाते थे, हाईकमान ही उसको तय करता था, लेकिन बीजेपी हमेशा चेहरे को सामने ले आती थी। चाहे राजस्थान की बात करें वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश की बात करें शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ में बात करें 15 साल रमन सिंह ही चेहरा रहे हैं। तो एक लोगों में एक वो हो जाता है कि नहीं, बीजेपी तो चेहरे सामने रखकर चुनाव लड़ती है और हमेशा लड़ी है, इसीलिए लोगों में एक उम्मीद थी कि इस बार भी कोई चेहरा सामने लाया जाएगा। लेकिन जब सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ना एक तरह से क्या होता है कि गुटबाजी दूर करने के लिए कितने गुट हैं, हर पार्टी में गुट है, लोकतंत्र में अपरिहार्य है, इतने बड़े संगठन में गुटबाजी रहना लाजमी है। तो ये गुटबाजी को खत्म कर देता है एक बार में। पिछले बार कांग्रेस में भी क्या हुआ था, गुटबाजी भी थी कांग्रेस में, लेकिन वैसी सामूहिक नेतृत्व की बात आई, गुटबाजी दूर हो गई और एक होकर चुनाव लड़े। बीजेपी वही सोच के साथ कि हम गुटबाजी खत्म करें, सब एक होकर चुनाव लड़े, और चुनाव जीतने हार अलग चीज है, लेकिन जीतने के बाद यदि कोई चेहरा होगा तो वो संसदीय बोर्ड तय करेगा उनका, ये उनका मुख्य उद्देश्य हो सकता है। ठीक है, तो बीजेपी में संसदीय बोर्ड तय करती है, कांग्रेस में आला कमान तय करती है, कुछ ज्यादा बदलता नहीं है, चेहरा आगे करे नहीं करे उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आला कमान पर सब निर्भर करता है। अभय राय जी, सामने चुनाव है, बीजेपी की इस रणनीति में कई तरीके के पेच हैं कि भाई वो मुद्दों पर ज्यादा फोकस करना चाहती है, तो आप लोग एक तरीके से नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे क्या, इसके लिए कोई नया प्लान तैयार करेंगे क्या बीजेपी की रणनीति के बाद? देखिए, हर चुनाव चुनौती का चुनाव होता है। हम सरकार में हैं, 71 सीटों के साथ है, फिर भी हमारी जो चुनौती है कि हम 71 बरकरार रह के उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो विपक्ष की राजनीति का, विपक्ष पार्टी के रणनीति का पूरा आकलन किया जाता है और सारी रणनीतियां हम उसी हिसाब से बनाते हैं। जैसे जैसा चाल चलने का समय आता है, एक दूसरे पे दोनों चाल चलते हैं। लेकिन अगर विपक्ष ने आज सामूहिक नेतृत्व की बात कही है तो उसका आकलन हम जो भी निकालें, उनकी एक रणनीति है और कांग्रेस उस रणनीति के हिसाब से काम करेगी। और कांग्रेस अपने 5 साल की विकास, कांग्रेस अपनी नीतिगत सिद्धांत, कांग्रेस हमारे राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और खड़गे जी का चेहरा, शैलजा जी हमारे मुख्यमंत्री जी, इन सब के चेहरे को लेकर इस मैदान में उतरेगी। चलिए बजाज जी, जल्दी रणनीतिक नीति के साथ हम काम करेंगे और चुनौती मान। ठीक है बजाज जी, 30 सेकंड। ठीक है बजाज जी, जल्दी अपनी बात बोल दीजिए। कांग्रेस तो कह रही है कि उनकी रणनीति जो है वो भारी पड़ेगी आप लोगों पर। देखिए तिवारी जी, भाजपा के दांव पे उलझ गई है कांग्रेस बुरी तरह। अभी आने वाले समय में देखना कि भारतीय जनता पार्टी ने जो फिर से सरकार बनाने के लिए और कांग्रेस को हराने के लिए जो जाल फेंका है ना, उसमें कांग्रेस बुरी तरह उलझने वाली है और ये आपस में ही लड़ने लग गए। अभी सब नेताओं की इनकी बोलती बंद है, कोई बोल नहीं रहा। अकेले भूपेश बघेल जी जो कुछ बोलना है बोल रहे हैं, बाकी इनके सरकार के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता, सब लोग एक प्रकार से मौन दिख रहे हैं। और कुल मिलाकर इन्होंने ये लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी कमजोरी को प्रदर्शित कर दिया है। और इसीलिए भूपेश बघेल जी को बार बार ये बोलना पड़ रहा है कि जो लोग चूक गए उनको अगली बार हम मौका देंगे। ऐसा अगर उनको कहना पड़ रहा है तो इसी का नतीजा है। ठीक है, चलिए जनता मौन है और
राजनीतिक दल अपनी चालें चल रहे हैं, लेकिन उस चालों का परिणाम क्या होगा इसके लिए इंतजार करना होगा। अभी कई तरीके की रणनीतियां और बनेंगी, लेकिन एक संकेत हो गया है कि चेहरा आगे नहीं होगा। लेकिन ये जब चेहरा आगे नहीं होगा तो फायदा किसको होगा, इसी पर आज हमने चर्चा की है। चर्चा को आज हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ अभय राय जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक बजाज जी आपका धन्यवाद। हमारे साथ संजू वर्मा जी जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर हम ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये राजनीतिक चालें इसी तरीके से हमारे सामने लगातार आती रहेंगी, तो हम उसका विश्लेषण आपके सामने करते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप लोग देखते रहिए TV 24। नमस्कार।